क्या चांद पर खोज करना कुछ 100 वर्ष पहले शुरू हुआ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाल ही के कुछ दशकों में इस पर जिज्ञासा बढ़ी है, बल्कि हजारों वर्ष पहले से ही जब भी मनुष्य रात के समय में इस गोलाकार चमकती हुई चीज को आसमान में देखता था तो आश्चर्यचकित होता था। इस चीज को जानने की जिज्ञासा लोगों में पहले बहुत थी और इसी वजह से लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना और अनेक धारणाएं दी। फिर धीरे धीरे कई दार्शनिक और विचारकों ने पुरानी धारणाओं का खंडन करके अपने नए विचार दिए, जिसकी वजह से उन्हें जेल और देश निकाला जैसी सजाओं का सामना करना पड़ा। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस ऐसे ही एक फिलोसोफर थे जिन्होंने 2300 वर्ष पहले बताया था कि सूर्य और चंद्रमा दो बड़े पत्थर जैसी संरचना है और चंद्रमा की रोशनी सूर्य की वजह से ही आती है। यह धारणा पुराने विचारों का खंडन कर रही थी, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। करीब 2100 वर्ष पहले चीन के हान डायनेस्टी में मौजूद दार्शनिक भी यही बात मानते थे। 1600 वर्ष पहले भारत में भी विचारक और दार्शनिकों के बीच इसी को लेकर चर्चाएं होती थी और चांद को देखकर ही दिन और महीनों की जानकारी रखी जाती थी। भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यही बात आर्यभट्टीय ग्रंथ में बताई कि सूर्य के प्रकाश की वजह से ही चंद्रमा से प्रकाश आता है। और इसके बाद 11वीं सेंचुरी में इराक के फिलोसोफर अल हाजिन ने भी सूर्य की रोशनी का चांद पर पड़ने की बात बताई। इसके बाद दुनिया भर के विचारक और दार्शनिक के बीच यह धारणा आम हो गई और फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से चांद की ड्राइंग बनाई। फिर तो इसके बाद चांद के बारे में और खोजें की जाने लगी। कई वर्षों तक खोज के बाद धीरे धीरे विज्ञान की कई शाखाओं ने अलग अलग आविष्कार किए, जैसे कैमरे का आविष्कार और रॉकेट का आविष्कार। वर्ल्ड वॉर के समय नए नए आधुनिक हथियार और मिसाइलें बनाई जाने लगी थी। वॉर के लिए ही जर्मनी ने 20 जून सन 1944 को दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया जिसने आउटर स्पेस में जाकर दिखाया। इसका नाम MW18014 था और यह जर्मन ने बम्पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई थी। यह एक A4 टेस्ट रॉकेट था जो कि पृथ्वी के करमन लाइन तक पहुंच गया था। करमन लाइन एक तरह की इमेजरी बाउंड्री है जो कि एवरेज सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर हल्का होता है, जिस वजह से किसी रॉकेट को ऊपर जाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। तो जर्मन का यह टेस्ट रॉकेट स्पेस में तो पहुंच गया था, लेकिन इसमें इतनी स्पीड नहीं बची थी कि यह एक स्टेबल ऑर्बिट में पहुंच जाए और ग्रेविटी की वजह से यह वापस पृथ्वी पर क्रैश हो गया था, जिस वजह से यह पहली सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट बन गई थी। हालांकि ये वॉर के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन का नया रास्ता खोल दिया था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो इस दौरान चांद पर अध्ययन करने की होड़ लग गई, खासकर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच, जिसमें से सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट मिशन के अंतर्गत पृथ्वी के ऑर्बिट में अपना सबसे पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित करके दिखा दिया। इसके बाद यूएसए ने पृथ्वी के ऑर्बिट में न जाकर चांद के ऑर्बिट में जाने की सोची ताकि वह ऐसा करने वाला पहला देश बन जाए, लेकिन उनके द्वारा जारी किया गया पायनियर 0 स्पेसक्राफ्ट असफल हो गया। जिसके बाद सोवियत यूनियन ने लूना प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर अध्ययन करने के लिए कई मिशन लॉन्च किए, जिसमें शुरुआत के मिशन तो असफल हुए, लेकिन सन 1959 में लूना 2 मिशन के अंतर्गत सबसे पहले आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को चांद पर उतारा गया। यह एक हार्ड लैंडिंग थी और यह चांद की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। उधर यूएसए भी चांद पर जाने के प्रयास में लगा हुआ था और सोवियत यूनियन के पैरेलल में अपना मिशन भी कर रहा था। आखिरकार कई असफल मिशन के बाद पायनियर नामक प्रोब को चांद पर 1959 में लॉन्च किए। फिर 1959 में ही लूना 3 मिशन के अंतर्गत सोवियत यूनियन ने चंद्रमा के उस भाग की तस्वीर कैप्चर की जिस जगह को अभी तक देखा नहीं गया था, क्योंकि पृथ्वी से यह भाग दिखाई नहीं देता है। कारण है टाइडल लॉकिंग, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इस दौरान उसका एक फेस हमेशा पृथ्वी की तरफ ही रहता है और पीछे का भाग दिखाई नहीं देता। इसके बाद एक बार फिर से सोवियत यूनियन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना परचम लहराया। उसने वोस्टॉक फर्स्ट मिशन के अंतर्गत सन 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन को स्पेसक्राफ्ट में बैठाया और फिर इसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से गागरिन ने अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया। यह अंतरिक्ष में किसी इंसान के जाने की पहली घटना थी जिसे दुनिया भर में पहचान मिली। हालांकि इससे पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजकर टेस्ट किया गया था और अब इंसान के अंतरिक्ष में जाने से एक नया आयाम खुल गया था। इसके बाद लूना मिशन के माध्यम से किसी प्रोब की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, जिससे चांद के सरफेस की फोटो पृथ्वी पर भेजी गई। इसके बाद सोवियत यूनियन ने कई मिशन चांद पर किए। यूएसए ने भी सर्वेयर प्रोग्राम के अंतर्गत अपने 7 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजे, जिसमें से 5 ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और ये चांद पर यह पता करने गए थे कि चांद की जमीन पर एस्ट्रोनॉट्स खड़े हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब की बार वह कुछ अलग करना चाहता था। सोवियत यूनियन लगातार चांद पर अलग अलग मिशन सबसे पहले करने वाले देश की लिस्ट में शामिल होता जा रहा था और यह बात यूएसए के लिए एक कंपटीशन थी, इसलिए वह भी किसी मिशन में पहला होना चाहता था। फिर यूएसए ने भी अपोलो फर्स्ट मिशन में सबसे पहले क्रू मेंबर्स को चांद पर लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन रॉकेट में टेक्निकल खराबी की वजह से उसमें बैठे सभी 3 क्रू मेंबर्स मारे गए।
फिर इसके बाद सन 24 दिसंबर 1968 में एक बार फिर से अपोलो 8 में यूएसए ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट में भेजा, जो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने चांद के उस भाग को देखा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इसके बाद सन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत यूएसए इंसान को चांद पर भेजने वाला पहला देश बन गया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने लूना 17 के अंतर्गत 1970 में सबसे पहला रोवर चांद पर भेजा, जिसका नाम लंगखोड फर्स्ट था। यह पहला ऐसा रोवर था जिसमें पहिए थे और इसके साथ ही यह रिमोट कंट्रोल भी था, जो कि चांद पर फ्रीली मूव कर सकता था। फिर यूएसए के अपोलो मिशन और सोवियत यूनियन के लूना मिशन के अंतर्गत चांद से पृथ्वी पर सैंपल लाए गए। सोवियत का लूना 24 1976 में और यूएसए का क्लेमेनाइट 1994 में आखिरी मून मिशन था। कारण यह था कि उन्होंने दूसरे ग्रहों, स्पेस स्टेशन और शटल प्रोग्राम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद जापान, चीन, भारत और अन्य देशों ने भी चांद पर जाने के लिए मिशन लॉन्च किए और सक्सेसफुल भी हुए। आपने इस वीडियो से चांद के बारे में और स्पेस की पहली उड़ान के बारे में अद्भुत तथ्य जाने। इतने मिशन के बाद हम चांद की अनजानी दुनिया के बारे में जान पाए। आगे भी हम ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।